सो हे गाइस वेलकम बैक विद द वीडियो। तो आज ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग आज हम लोग नहीं, हमेशा के लिए जब तक मैं इस चैनल पे हूँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, यानी क्लास 10th की सोशल में आपको पढ़ाऊंगा। मैं खुद क्लास 10th में हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं इतना जान गया हूँ कि मैं दूसरों को नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अ, देखो, पहला चैप्टर है क्लास 10th का, जो आपको अभी तक तो पता लग गया होगा, वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसी चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। मैं आपका आज फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैं 1 या 2 दिन के गैप में मैं इसका सेकंड पार्ट रिलीज कर दूंगा। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। आओ पार्ट देखते हैं, ठीक है। मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, क्लास 10th के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को फर्स्ट चैप्टर उसे पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्लास 9th का, अगर आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा है क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के आइए, ठीक है। क्योंकि उसी से डायरेक्ट लिंक आ जाता है स्टोरी का, ठीक है। तो मैंने अभी तक अपने चैनल का नाम नहीं सोचा है, मोस्ट प्रोबेबली मैं सोशल बॉय रखने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस जो हमारा जो चैप्टर है, इसमें टोटल आपको 6 पार्ट मिलने वाले हैं, ठीक। 6 पार्ट हैं इसके। 6 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। जैसा आपको नाम से लग रहा है, जैसा थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th ही का है। उसी के आगे से स्टोरी बताते हैं कि उसके आगे चल के क्या होता है, ठीक है। जैसा आपने 17 आपने पढ़ा होगा 1789 तक, 1774 से 1789 तक लुई 15 राज करता है। उसके बाद विद्रोह हो जाता है 1789 में, और 1791 में जाके उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, ठीक है। मोनार्की से वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पे चेंज हो जाता है। तो वही आगे चल के वही हम पढ़ने वाले हैं। बताऊंगा मैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। पहला। दूसरा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा नाम से लगेगा, थोड़ा आप नाम पढ़िए, ठीक है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। ये हम लोगों से ये कहता है कि नेशनलिज्म कहाँ से आया यूरोप में। अगर आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि उस टाइम पे यूरोप में थी मोनार्की। मोनार्की से नेशनलिज्म की भावना कैसे आ गई। ऐसा तो है जैसे आप मोनार्क, ठीक है, आप इकलौते किंग हैं, लुई 16th मान लीजिए अपने आप को। आप आप ये करेंगे कि कोई आपसे बोले आके कि सारी पावर हमको दे दो और आज के बाद बैठना, छुट्टी पे बैठो आज। ऐसा आप नहीं करेंगे। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगी लड़ाई। वो लड़ाई हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वो लड़ाई कहाँ है? थर्ड पार्ट में, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन कहाँ से? 1830 से 1848 तक। अब आप रेवोल्यूशन हुए, ठीक है। रेवोल्यूशन हुए कहाँ से? 1830 से 1848 तक। इसका कुछ आउटकम निकलेगा, ठीक है। आउटकम क्या निकला? मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। अगर कोई चीज होगी तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम होगा, कुछ भी चीज हो। आउटकम क्या है इसका? जर्मनी एंड इटली। उसके बाद हम पढ़ेंगे विजुलाइजिंग अ नेशन, ठीक है। विजुलाइजिंग अ नेशन, नेशन क्या होता है आपको सिंपल दिख रहा होगा। विजुलाइजिंग अ नेशन, नेशन क्या है, कैसे हम लोग उसे विजुलाइज कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का, माफ कीजिएगा, लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का, वो होगा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म क्या होता है? देखिए, पहले तो आ, हम लोग चैप्टर का नेम पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? अगर आप चैप्टर का नेम देखें तो चैप्टर का नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म होता क्या है? पहली बात, नेशनलिज्म इज समथिंग कि अगर आप अपने देश से प्यार करना, अपने देश से अगर आप प्यार कर रहे हैं तो वो आप नेशनलिज्म कहलाएंगे उसका, ठीक है। और इंपीरियलिज्म क्या होता है? आप अपने देश से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने देश से प्यार कर रहे हैं, साथ ही साथ आप दूसरे के देश पे भी कब्जा करने लगे, उसको आप इंपीरियलिज्म बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप अपनी मैडम से प्यार कर रहे हैं और साथ में आपको बगल वाले की भी मैडम चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट इज इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंपीरियलिज्म हो गया।
तो अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक डिटेल में, ठीक है? आज मैं फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद दूसरा पढ़ाऊँगा। ऐसे ही मैं 6 दिन में आपके मतलब 6 दिन क्या मैं 5 दिन में ये जो लास्ट के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको 1 दिन में ही मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? ओके, चलो पहला पढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्या है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। आपको हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है? हेडिंग में लिखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है? जो आप क्लास 9 में अच्छी तरह पढ़ के आए हैं और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लो। एनसीईआरटी डली होगी तो उसको देख लो, अगर नहीं है किसी को बेच-बाच दी है तो आप पीडीएफ पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी पे पीडीएफ जाइए, एनसीईआरटी वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी, उससे पढ़िए। एंड आइडिया ऑफ नेशन, नेशन का आइडिया, ठीक है? ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? आप थोड़ा देखिए, मैं आपको पढ़ाने तो वाला हूँ, साथ में आप थोड़ी बहुत नहीं, पूरी अच्छी तरह एनसीईआरटी रीड कीजिए, ठीक है? मैंने इन नोट्स को एनसीईआरटी से बनाया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी रीड करिए, ठीक है? चलिए, तो पहला पॉइंट क्या कहता है? द फर्स्ट क्लियर एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद एफआर मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। जैसा कि आपको पता है कि 1789 में क्या हुआ था कि फ्रांस में क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था कि लुई 16 जो वहाँ का राजा था उसको क्या किया गया था? भगा दिया गया था, ठीक है? आपने 9th में भी पढ़ के आए हैं ये विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? नेशनलिज्म का सबसे पहले कहाँ पे आया था? वो आया था फ्रांस में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता था, वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म केम? जो इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि कितने में हुआ था? 1789 में। दूसरा है इन 1789 फ्रांस कन्वर्टेड रिपब्लिक फ्रॉम मोनार्की, ठीक है? 1789 में क्या हुआ? 1789 के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, नेशनल असेंबली बन गई, उससे क्या हुआ कि रिपब्लिक जो हेड ऑफ स्टेट है एक कंट्री का, ठीक है? जैसे अपने हेड ऑफ स्टेट कौन है? इंडिया के हेड ऑफ स्टेट है अभी द्रौपदी मुर्मू जी, अभी जो बनी है जुलाई में, वो इंडिया की हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है? तो ऐसा है, उनको कैसे इलेक्ट किया गया है? उनको जो लोगों ने एमएलए चूज किए थे, उन्होंने इनको इलेक्ट किया है, ठीक है? और फ्रांस में पहले क्या होता था? राजा को कोई इलेक्ट नहीं करता था। राजा को कोई भी इलेक्ट नहीं करता था। वो अब वो बेटे का बेटा राजा बन जाएगा, ठीक है? राजा का बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा, ये चलता था सीधा, ठीक है? ये हो रहा था। अब हम बात करते हैं, देखिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है? मेरा जितना एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ मैं आपको बताने लायक हूँ, जैसा मुझे लगता है। आई गॉट मेरे 9th क्लास में सोशल में मुझे फुल मार्क्स मिले थे। आई गॉट 100 आउट ऑफ 100, ठीक है? तो मैं आपको इतना तो बताने लायक हूँ कि क्या कहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करना है, ठीक है? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्कर में, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? अगर ये नहीं आया तो ये 100% आता है आपकी एनसीईआरटी में। देखिए, व्हाट वाज द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट, ठीक है? या फिर क्या चेंजेस थे? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। पहला क्या है? द आइडिया ऑफ ला पैत्री एंड ला सिटोयन, ठीक है? ला पैत्री मतलब द फादर्स लैंड, जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत माता, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भारत माता किसने कहा, ठीक है? और ला सिटोयन द सिटीजन, हम भारत के जैसे हम कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारी माँ है। इससे हमको क्या पता है? एक पेट्रोटिज्म की फीलिंग आती है, ठीक है? साथ में साथ एक नेशनलिज्म की भी फीलिंग आती है, ठीक है? उधर की कम्युनिटी इक्वल कर दी गई, आपको सीधा दिख रहा होगा, कम्युनिटी गॉट इक्वल। कम्युनिटी इक्वल करने से क्या होगा? उधर तो कहेंगे कि अच्छा, हम लोग बराबर हैं, तो क्या किसके बारे में सोचेंगे? अपने बारे में छोड़ के देश के बारे में सोचेंगे, देश में क्या हो रहा है। न्यू ट्राइकलर फ्लैग, ठीक है? न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग ये बना दिया गया। अगर जो इसके कलर हैं, जो थर्ड पॉइंट है, वो आप प्लीज कमेंट में बताइए कि फ्रांस के जो उसका जो फ्लैग है उसमें कौन से कलर है? मेनली एक ब्लू है, व्हाइट है और रेड है, ठीक है? 3 कलर है। चौथा, स्टेट जर्नल रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? स्टेट जनरल क्या था? कुछ याद आ रहा है क्लास 9th का कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट थे, उधर पे 3 लोग होते थे। कौन से 3 लोग होते थे? पहले होते थे पहले होते थे टोटल 3 लोग होते थे, टोटल 3 पार्टियां होती थी, माफ कीजिएगा। पहले होते थे
किंग, नोबल नोब किंग्स, मिनिस्टर्स वगैरह, ठीक है। दूसरे होते थे चर्च के लोग। तीसरे कौन होते थे? कॉमन पीपल। किंग्स एंड मिनिस्टर्स कितने होते थे? 300, ठीक है। थोड़ा मुझे आदत नहीं है। 300। और कॉमन पीपल कितने होते थे? 600, ठीक है। टोटल कितने होते थे? 600। लेकिन उधर पे होता ये था कि 300 हैं, ठीक है। ये 300 हैं। 300 मिला के एक वोट बनाते थे, ठीक है। 300 मिला के 300 वोट नहीं बनाएंगे, एक वोट बना देंगे। और 600 मिला के एक वोट बनाते थे, ठीक है। वहां पे एक रीति रिवाज मान लीजिए था कि ओनली कॉमन पीपल को ही टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। जैसा आपने पढ़ा होगा 1774 में क्या हुआ था? फ्रांस गॉट बैंकरप्ट। बैंकरप्ट किस वजह से हुआ था? बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन क्या था? कि उधर जो वॉर लड़ रहा था फ्रांस। दूसरा रीजन क्या था? जो अमेरिकन कॉलोनीज के लिए जो ब्रिटेन से लड़ पड़ा था फ्रांस, वो। बहुत सारे रीजन थे। जो पैलेस ऑफ वर्साइल था उसकी खर्चे के लिए जो पैसा आ रहा था, बहुत सारे रीजन थे इसके लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इस, ठीक है, ये भी कर दिया गया। एक मिनट रुकिएगा। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कस्टम ड्यूटीज एबॉलिश्ड। कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं? बताइए क्या होती है कस्टम ड्यूटीज? देखिए, मेनली कस्टम ड्यूटीज आप इन तरीके से बोल दीजिए कि अगर आप कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वेट अ मिनट, थोड़ा आवाज में दिक्कत आ रही है। आप बात कर रहे हैं तो जो कस्टम ड्यूटी से जो प्रथाएं थी, ठीक है, प्रथाएं थी, जो प्रथाएं चल रही थी कंट्री के आसपास, वो खत्म कर दी गई, ठीक है। कस्टम ड्यूटी थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज में हूँ कि कस्टम ड्यूटी ये कौन सी बात हो रही है। देखिए, मुझे दो तरीके की कस्टम ड्यूटीज याद आ रही है। एक कस्टम ड्यूटी जो उस पे लगाई जाती है, किस पे? बॉर्डर पे अगर आप कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, वो कस्टम ड्यूटीज नहीं होगी। जो अंदर की कस्टम ड्यूटीज थी कि लाइक जो बहुत सारी इंडिया में भी होती है। जैसे पहले क्या था, पहले जो सेकेंड चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, पहले क्या अछूत माने जाते थे कुछ लोग, ठीक है, उन्हें भंगी कहा जाता था। वही केवल क्या करेंगे? वही केवल जो टॉयलेट वगैरह साफ करेंगे। ये इंडिया में एक ट्रेडिशन चल रहा था। इसको किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने, जो आप सेकेंड चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए एक एक एक्स जगह है, कहाँ पे? फ्रांस में। तो वहां पे मान लीजिए कि एक्स जगह है, तो वहां पे क्या होगा कि 1 kg की वैल्यू मान लीजिए 900 ग्राम है, मान लीजिए, ठीक है, 900 ग्राम है। और एक वाई शहर है, ओके। एक वाई शहर में उसकी वैल्यू कितनी है? 1000, 1 kg की, ठीक है। एक मिनट, 1000। तो इससे नुकसान नहीं होगा क्या? इधर पे आपको 900 दिए जा रहे हैं, इधर पे आपको 1000 दिए जा रहे हैं। तो ये सिस्टम अच्छा नहीं था, आप खुद समझ सकते हैं। तो उसमें क्या किया गया? बिल्कुल एक लिख दिया गया कि 1 kg बराबर कितना होगा? 1000 ही होगा, ठीक है। ना 900 होगा, ना 700 होगा, ना 600 होगा, 1000 ही होगा। ये बोल दिया गया। न्यू न्यू लैंग्वेज फ्रेंच बिकम कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। अगर आप मान लीजिए कि आप साउथ इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में जा रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपको बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपको मान लीजिए कि कोई तमिल का, मान लीजिए कोई पर्सन मिलता है, वो तमिल बोलता है, तमिलनाडु का। लेकिन एक आप बैरियर समझिए, अगर वो तमिल बोल रहा है और आप हिंदी बोल रहे हैं, तो आप उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होती है। तो उसके लिए क्या कहा गया कि रीजनल लैंग्वेजेस, जो लास्ट पॉइंट देखिए, रीजनल लैंग्वेजेस एंड पूरी डिस्कार्ड कर दी गई। देखिए, रीजनल लैंग्वेज डिस्कॉर्टेड। ये रीजनल लैंग्वेज जितनी चलती थी, जितनी जल्दी सब खत्म कर दी, एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम क्या है? फ्रेंच। उससे क्या हुआ? लोगों ने एक दूसरे को और अच्छी तरह जाना, लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा।
ये एकदम से चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़े बहुत सालों में इसका चेंज दिखने लगा था फ्रांस में। ठीक है, इतना एनसीईआरटी में डीप में नहीं दिया। अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया नाम का एक एप्लीकेशन है, उस पे आप, एप्लीकेशन ही माफ कीजिएगा, वेबसाइट है, उस पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और और क्या किया गया, न्यू नेशनल एंथम बना दी गई, जिसका न्यू नेशनल एंथम बना दी गई, जिसका नाम क्या था, मरफाइल, जो आपने क्लास 10 में, क्लास 9 में ही पढ़ा था। ठीक है, और लिखी किसने थी, रॉगट ने। ठीक है, रॉगट ने लिखी थी। लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रेंच आर्मी स्टार्टेड स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने क्या किया कि एक आइडिया, एक जैसे नेशनलिज्म का आइडिया मेरे पास है, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसके पास नेशनलिज्म का आइडिया है, उसे पता है नेशनलिज्म क्या होता है, लेकिन वाई के पास नहीं है। तो एक एक्स पर्सन ने क्या किया, वाई के पास जाके कहा कि हाँ ये होता है नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म ये होता है, तुम भी इसको अपनाओ। देखिए, नेशनलिज्म इज, अगर नेशनलिज्म एक्सप्लॉइटेटिव ना हो, ठीक है, नेशनलिज्म के में कोई फूंक ना डाल रहे हो, तो नेशनलिज्म इज द बेस्ट फीलिंग इन दी वर्ल्ड जो आप पा सकते हैं। ठीक है, अपने देश से प्यार करना, इससे ज्यादा क्या ही करोगे। ये सब चल रहा था। ठीक है, ये सब कब तक की बातें हो रही थी, देखिए इतना क्लास सॉरी 10th में डीप में नहीं दिया, तो 1793 से क्या हुआ, 1793 से 94 तक किसका राज चला था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। उसने तोड़ मरोड़ डाली थी, पूरी जनता को तोड़ मरोड़ डाल रहा था। वो क्या था, वो एकदम से गरीब, एक्चुअली में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वो एक गरीब फैमिली से आता था। तो जो भी डिक्टेटरशिप मोनार्की बातें करता था ना, तो उन्हें गिलोटाइन करा देता था। आपने क्लास 9 में ये सब सुना होगा, गिलोटाइन। उसमें क्या होता है, जो रेजर होता है, रेजर, तो ऊपर से फेंकते हैं आदमी के गले पे। ठीक है, ये हो रहा था। अब बात आई 1794 में, इसका राज खत्म हो गया। 1794 से लेके, आप समझ जाइएगा, आपको मैं फिर समझाने के लिए, 99 तक जो फ्रांस की किस्मत थी वो बहुत अच्छी चली। लेकिन 1799 में कौन आ गए, नेपोलियन। ठीक है, 1799 में कौन ने दस्तक दे दी, नेपोलियन बोनापार्ट। इसने, मतलब एक तरीके से डिक्टेटर था, किसी ने चुना नहीं था इसको, लेकिन डिक्टेटर आके बन गया। 1797 में, फ्रांस से पहले 1797 में क्या किया, ये क्वेश्चन भी आता है कि 1797 में नेपोलियन किसको इन्वेट किया था, इटली में। या ये आता है कि कौन सी ईयर में नेपोलियन ने इन्वेट किया था इटली को। दूसरा क्या, 1799 में इन्वेट किया फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस में घुस गया, और 1804 में अपने आप को क्या किया, ये कह दिया सिर्फ मैं ही राजा हूं। ठीक है, सिर्फ मैं ही राजा हूं, तुम लोग सिर्फ गधे हो, सिर्फ मैं राजा हूं, ऐसा नेपोलियन बोल रहा था। ठीक है, मैंने ये डी, फिर डी, सिर्फ इसी वजह से लिखी है कि समझाने के लिए, डी फिर डी, यानी डेमोक्रेसी से उसने क्या किया, डिक्टेटरशिप ला दी। डिक्टेटरशिप, जो क्लास 9, सॉरी माफ कीजिएगा, जो क्लास 10 में, जो क्लास 9 में जो चैप्टर था, नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसमें एक डिक्टेटरशिप की बात की गई है। वो डिक्टेटर कौन था, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, उस डिक्टेटर ने कौन सा वॉर लड़ा था, और वॉर की डेट क्या थी, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब जब ये 1804 में जब इसने अपने आप को क्राउन कह दिया कि मैं ही राजा हूं, तो 1804 ही में उसने एक कानून लाया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिविल कोड के नाम से। ठीक है, इसका नाम क्या है, सिविल कोड। इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसका नाम क्या है, नेपोलियनिक कोड। ठीक है, एनसी नाम से मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, नेपोलियनिक कोड। इसने किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन सा ईयर था, वो था 1804, माफ कीजिएगा, 1804। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, डायरेक्ट 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखना चाहिए हमेशा, पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए। पहला क्या था, इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन 1804। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसको क्या, किस नाम से और जाना जाता था, नेपोलियनिक कोड को। ये देखिए, पहले तो हो गया कि क्या, किस नाम से जाना चाहता था। अब ये बताइए किस वजह से आया था। ठीक है,
किस वजह से आया था? इसकी मेन वजह थी, एक मिनट रुकिएगा, इसकी मेन वजह थी फ्रांस में जो पूरा सिस्टम है उसको रैशनलाइज करना। ठीक है, रेशनल, आपने रेशनल नंबर सुने हैं जो पूरे, मतलब एक तरीके से, एक दो तरीके होते हैं, एक पूरा कट जाता है, मतलब बहुत इफिशिएंट बनाने के लिए जो फ्रांस का सिस्टम है उसको इफिशिएंट और रेशनल बनाने के लिए इसको किया गया था। लास्ट क्या था, जो ये आइडिया थे जो इसके नेपोलियनिक कोड के, उसने कई सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए। ठीक है, एक कंट्री का नाम क्या है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जर्मनी, इटली, इन सब में आपने जैसे 1997 में उसने क्या किया था, इटली को इन्वेट कर दिया था, तो उधर भी ट्रांसपोर्ट किया इसको। तो अब हम पढ़ते हैं, ये तो पढ़ दिया कि क्या था, कैसे, क्यों आया। अब ये पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या थे। ठीक है, पहला सिस्टम, पहला एडवांटेजेस था एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि एक लैंडलॉर्ड होगा। ठीक है, एक लैंडलॉर्ड होगा और उसके उसके अंडर कई सारे पीजेंट्स काम करेंगे। इसको फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पीजेंट, अगर देखिए बच्चे को एक बात में और कंफ्यूज होती है, पीजेंट्स और फार्मर में अंतर क्या होता है, पीजेंट्स एंड फार्मर। पीजेंट के पास अपनी जमीन नहीं होती है, देखिए, नो लैंड। फार्मर के पास लैंड अपनी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और साथ ही साथ हो भी सकती है। ठीक है, अगर पीवेंट बोला गया है तो 100% यही बोला गया है कि क्या, कि उसके पास जमीन नहीं है। ला, और देखिए, फ्रीड पीवेंट फ्रॉम सर्फडॉम। अब ये बोलेंगे कि ये बताइए सर्फडॉम क्या होता है। सर्फडॉम बेसिकली ये होता है कि एक लेबर, एक फ्यूडल लेबर की तरह आपको सर्व किया जाना। ठीक है, एक फ्यूडल लेबर की तरह आपको सर्व किया जाना, कि आप एक तरीके से एक कार में बंधे हुए हैं। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम, कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, लैंडलॉर्ड है। इसमें क्या था, पहले में क्या था, पहले में था फ्यूडल सिस्टम, ये सर्फडॉम की मैं बता रहा हूँ, सॉरी। फ्यूडल सिस्टम में क्या था, फ्यूडल सिस्टम में ये भी था कि अगर पीवेंट्स के मन नहीं है करने का तो पीजेंट नहीं करेगा, लेकिन सर्फडॉम में क्या था, पीवेंट को दबाव बना के उससे काम जबरदस्ती निकलवाया जाता था। ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये था। ओके, इन दोनों मेन डिफरेंस ये था। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड। देखिए एक बार फिर बता देता हूँ, फ्यूडल सिस्टम क्या है, एक लैंडलॉर्ड होगा, एक पीवेंट होगा। लैंडलॉर्ड उससे काम करवाएगा और उसको बहुत कम वेज देगा। ठीक है, लेकिन इसमें पीवेंट बाधा नहीं है कि मुझे काम करना है। सर्फडॉम क्या होता है कि पीवेंट को एक लेबर की तरह देखते हैं, लेबर। ठीक है, लेबर की तरह देखते हैं कि उसको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, काम करना ही पड़ेगा। ओके, तो तीसरा चीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड। सीधा बात है, देखो, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड। मैं एक एग्जांपल से इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 1857 में कहा जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में, 1853 में, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, बिटवीन थाने एंड मुंबई, थाने एंड मुंबई, हाँ। तो उससे क्या हुआ, ट्रेन चलने के बाद 4 साल बाद क्या हुआ, क्या हो गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इस वजह से हुआ कि लोगों ने अपने आप को जाना। पहले क्या था, साउथ इंडिया का जो आदमी है वो नॉर्थ इंडिया वाले को नहीं जानता है, नॉर्थ इंडिया वाला वेस्ट इंडिया को नहीं जानता है, वेस्ट इंडिया वाला कुछ भी मान लीजिए ईस्ट इंडिया वाले को नहीं जानता है। ठीक है, जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव्ड हुआ तो क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरे को जाना, लोगों ने कहा कि तुम भी पिटे हो, हम भी पिटे। तो इससे क्या हुआ कि आगे चल के इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में, उससे आज़ादी नहीं मिल पाई, लेकिन एक पॉजिटिव साइन था कि हमको आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, चलो और आगे के पॉइंट,
abolished privileges based on birth. ओके, एबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उधर पे 1789 में विद्रोह क्यों हुआ था कि उधर पे कुछ प्रिविलेजेस दी गई थी किंग्स, मिनिस्टर्स एंड चर्च के लोगों को कि आप टैक्स नहीं देंगे, आप मतलब आप टैक्स नहीं देंगे, ओनली कॉमन पीपल टैक्स बढ़ेगा, ठीक है, जो कॉमन पीपल है ओनली वो टैक्स देगा, आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन सारी प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको, इस नाम को आपने बहुत बार सुना होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ का यानी कि मतलब जैसे लॉ है, अपना संविधान है मान लीजिए, उसकी नजर में सारे लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जर्नल हो, एससी हो, एसटी हो, सारे इक्वल हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू माइनॉरिटी में तो कुछ भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश कर दी गई। और क्या हुआ, स्टैंडर्ड वेट मेजर, जो आपने उसमें भी पढ़ा था, वेट मेजर यानी 1 kg इक्वल टू, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 kg हमेशा 1000 ग्राम के ही इक्वल होगा, ठीक है, ना उससे 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा, ठीक है, ये उसने किया। उसके बाद कॉमन नेशनल लैंग्वेज, जो उसने फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट ने भी कहा था, इसने भी क्या, एक लैंग्वेज बना दी फ्रेंच, जो कि पूरे देश में कॉमन रहेगी। अब पढ़ते देखो, किसी चीज के एडवांटेज होते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये आप पढ़िए। कुछ भी चीज हो, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी आप सोचिए, तो उसके अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज होंगे जरूर, आपको अगर पता ना हो तो उसके एडवांटेज होंगे, अगर उसके एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज जरूर होंगे, तो उसके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, पहला, इंट्रोड्यूस सेंसरशिप ऑन मीडिया, मीडिया पे क्या लगा दिया, सेंसरशिप, यानी कि मीडिया कुछ भी रिपोर्ट पब्लिश करेगी उससे पहले उसको नेपोलियन या फिर उसके जो मिनिस्टर है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर नेपोलियन कह देता है कि ये आप गलत दिखा रहे हैं तो मीडिया को क्या करना पड़ेगा, उसको उसको वो न्यूज बंद करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स को क्या कर दिएगा, इंक्रीज कर दिया गया। देखिए इसे मैं डिसएडवांटेज में है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस में है, लेकिन मैं टैक्स को उस टाइम पे, देखिए टैक्स था लेकिन इतना नहीं था कि आज के जो जमाने में जितना हम लोग पढ़ते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, जो आप एक इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आगे चल के, तो आप इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तीसरा, नो राइट टू वुमेन टू मैन एंड डिस्प्लेस टू माइनॉरिटी, वुमेन को क्या कर दिया गया, ये देखिए बहुत गलत है। आपको अगर याद हो तो उसमें लास्ट के टॉपिक आया कि जो फ्रांस में जो वुमेन को जो वोटिंग राइट है वो 1946 में मिल पाया, ठीक है। कब मिल पाया, 1946 में, यानी जब आप बात कर रहे हैं 1804 की, 150 साल बाद मिल पाया भाई, देख लियो, मैक्सिमम 140 साल, मान लीजिए 142 43 साल बाद मिल पाया। और सऊदी अरेबिया, अभी का एग्जाम्पल, उधर तो 2015 में मिला, समझ लो 2015 में मिला उधर पे। चलो ये हो गया। नो पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम थी ही नहीं, ठीक है। आपको जो जो नेपोलियन कह रहा है आपको वही करना है। चौथा क्या है, फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर यूरोप। देखिए यही आगे चल के इसकी अ, मतलब जो भी उसका काम होता है, वाटरलू में हारता है, वो आप सेकंड में पढ़ेंगे, सेकंड सॉरी पार्ट में पढ़ेंगे, ये इसी वजह से आ रहा है। फ्रेंच आर्मी ने क्या कहा कि पूरे यूरोप पे कब्जा कर लो, ठीक है, पूरे यूरोप पे कब्जा कर लो, कुछ भी मत छोड़ो। वाटरलू आपको पता है कहाँ है, वाटरलू आज कनाडा में है, और फ्रांस कहाँ है, कहाँ तक पहुंच गया था वो आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है, कहाँ तक पहुंच गया था, कनाडा तक पहुंच गया था वो, ठीक है। कनाडा को वाटरलू कब जाने चाहता है, उसको मिलके प्राग कंट्री से आया था, वो आप सेकंड में पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया है प्रीवियस ईयर में, मैंने भी लगाया, उसमें था, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट, क्या था, फ्रेंच नेशन एंड लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम, ये थोड़ा वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं बता दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन, फ्रेंच लिबरेट पीपल फ्रॉम यूरो, लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप में क्या था,
फ्रेंच नेशन, एक भारतीय, एक कहते हैं ना भारत भारत देश, उधर पे क्या कहा था, एक फ्रांस नामक देश बनाना है हमको, एक एम ये था, ठीक है। दूसरा क्या था, लिबरेट पीपल फ्रॉम ऑफ यूरोप, लिबरेट, लिबरलिज्म ऑफ सेकेंड, जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें पढ़ेंगे लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, ठीक है, फ्री। आप उसका इकोनॉमिक स्पेयर, फिर पॉलिटिकल स्पेयर, आपको बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये था, ठीक है। और मैं इस वर्ड को थोड़ा, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ, वेट अ मिनट। चलिए छोड़िए, मैं बाद में देख लूंगा इसको। इन अदर वर्ड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम अ नेशन, ठीक है, टू बिकम अ नेशन। ये थोड़ी लाइन कट हो गई, थोड़ा मैं पीडीएफ जब बना रहा था तब शायद गलती से कट क्रॉप हो गई होगी, चलिए कोई नहीं, ठीक है। टू बिकम अ नेशन, टू पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम अ नेशन, ये इसका मेन एम था। एक मार्कर क्वेश्चन आता, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट, तो एम ये था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट में। दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय बाय।